नमस्ते। सितंबर 2023 के मैक्रो और मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। इस महीने हम यूएस एफओएमसी मीटिंग, यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन की संभावना, चीन से एक्टिविटी डेटा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा, जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारत का समावेशन, भारत में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में भारी गिरावट, क्रूड ऑयल, एल नीनो और आने वाले आरबीआई पॉलिसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और आखिर में अर्थव्यवस्था और बाजार पर हमारे दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फेड फंड्स रेट को अपरिवर्तित रखा और 2023 में एक और रेट हाइक की संभावना जताई। फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने वर्तमान आर्थिक शक्ति के लिए 3 स्पष्टीकरण दिए हैं। पहला, यह बताया कि घरेलू और व्यावसायिक बैलेंस शीट मजबूत है। दूसरा, उनका कहना है कि यूएस में न्यूट्रल रेट, यानी कि वह रेट जिस पे मॉनेटरी पॉलिसी न ज़्यादा इजी है न ज़्यादा टाइट, वह न्यूट्रल रेट थोड़े ऊपर हो गए हैं और इसका नतीजा है कि अभी तक जो रेट हाइक्स हुए हैं उसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखना अभी बाकी है। अब तो बाजार भी इस हिसाब से काम कर रहा है कि जुलाई 2024 से पहले तक यूएस में कोई रेट कट नहीं आएगा। नतीजा, ब्याज दर इसी ऊंचे लेवल पर एक अच्छे समय तक रह सकते हैं। यूएस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के राजनीतिक विवाद का नतीजा यह है कि वहां पर अगले साल के बजट के बिल्स पास नहीं हुए हैं। उन बिल्स को पास करने का आखिरी दिन 30 सितंबर है। हमारी रिकॉर्डिंग के समय तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है और ऐसे में अमेरिकी सरकार के कुछ खर्चे जैसे कि सरकारी वेतन और कई और तरह के खर्चे रोक दिए जाते हैं। हमारा अनुमान है कि बाजार पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सन 1976 के बाद ऐसे 22 पार्शियल शटडाउन्स हो चुके हैं। 2018-19 का शटडाउन 35 दिन तक चला और सबसे लंबा था, पर अर्थव्यवस्था पर इसका नामात्र असर था। दूसरा, ट्रेजरी बॉन्ड पेमेंट्स को शटडाउन के बावजूद भी नहीं रोका जाता। यह मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा संतोषजनक है। बाजार चीन में गिरावट के जोखिम पर केंद्रित है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वहां की करेंसी यानी रेनबी को डॉलर के परस्पर 7.2 पर टिकाए हुए है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना अपने आर्थिक संकटों से उभरा नहीं है। प्रॉपर्टी सेक्टर और लोकल गवर्नमेंट की फाइनेंसेस अभी भी चिंताजनक है, पर इनके लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, जिससे निकट समय में थोड़ा राहत है। सितंबर में चीन की इकोनॉमिक डेटा भी थोड़े बेहतर हुए। ऐसे में जब तक कोई बड़ा झटका न आए, रेनबी इसी लेवल पर रह सकता है। भारत ने G20 बैठक के मौके पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका भी इस कॉरिडोर का समर्थन करता है। यह एक काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसके लिए एक अच्छा धन और देशों के बीच सहयोग आवश्यक होगा। हमें उम्मीद है कि यह सहयोग बना रहे। यदि इसे सफलतापूर्वक अमल किया जाता है तो भारत और यूरोप के ट्रेड टाइम और कॉस्ट में काफ़ी बचत हो सकती है और यह कुछ हद तक चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी टक्कर दे सकता है। भारत में एक अन्य डेटा पॉइंट जिसने पिछले महीने ध्यान आकर्षित किया, वह है इंडियन हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल सेविंग्स में भारी गिरावट। हमारे परिवार कुछ बचत करते हैं जैसे कि एफडी में, म्यूचुअल फंड्स में, पीपीएफ इत्यादि प्रोडक्ट्स में, और दूसरी तरफ अपने खर्चों के लिए ब्याज उठाते हैं। यह फाइनेंशियल सेविंग्स माइनस लोन को नेट फाइनेंशियल सेविंग्स कहते हैं, जो कोविड से पहले लगभग 7 to 8% ऑफ जीडीपी पर रहता था और FY23 के अंत में 5.1% ऑफ जीडीपी पर हो गया।
हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स ने अपने खर्चे के लिए बैंक्स और एनबीएफसी से काफ़ी उधार लिए हैं। लोन्स के बढ़ने से नेट फाइनेंशियल सेविंग्स कम हो गए हैं और आने वाले समय में यह मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए एक चिंता है। बाजार की बात करें तो यह कंजम्पशन स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं है, पर कंजम्पशन अपने आप में एक इतना डाइवर्सिफाइड बास्केट है कि उसके थीम्स या सेगमेंट्स कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है। क्रूड ऑयल $90 पर बैरल के ऊपर चला गया। तेल की ऊंची कीमत भारत के लिए नकारात्मक है। अक्सर हम देखते हैं कि तेल के दाम ऊपर जाने पर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और केरोसिन के दाम भी भागने लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगता है और महंगाई ऊपर जाती है। लेकिन इस बार सरकार पेट्रोल डीजल की प्राइस पर रोक लगाए हुए है। कुछ हद तक सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस कॉस्ट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिससे महंगाई खास करके सीपीआई इन्फ्लेशन नियंत्रित रह सकती है। पर इंपोर्ट बिल और करंट अकाउंट डेफिसिट पर तो इसका असर आएगा ही और बिजनेस के रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ऊपर बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन मौसम विभाग ने एल नीनो घोषित किया है। संक्षेप में कहें तो एल नीनो से हमारे वर्षा ऋतु पर असर होता है। कम बारिश से कृषि उत्पादन कम होते हैं और उनकी आय खराब होती है, साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाते हैं। पर हमारे भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि इस बार इंडियन ओशन पर कुछ ऐसे वेदर करंट्स हैं जिससे एल नीनो का असर कम हो सकता है। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, यह एक खतरा है जो अभी तक टला नहीं है। अक्टूबर और नवंबर तक हमें खरीफ आउटकम और इनकम का अंदाजा लग जाएगा और उससे रूरल इकोनॉमी पर भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि यूएस में और रेट हाइक हो सकते हैं और इंडिया से फूड इन्फ्लेशन का खतरा अभी टला नहीं है, आरबीआई रेपो रेट को एक लंबे समय तक स्थिर रख सकती है। अब लिक्विडिटी की बात करें तो आरबीआई ने आईसीआरआर को अक्टूबर फर्स्ट वीक तक धीरे धीरे समाप्त करने की घोषणा की है। आपको याद होगा कि आईसीआरआर यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में हम पिछले 2 महीने में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं एक दूसरे प्रमुख विषय पर। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को शामिल करने का निर्णय लिया है। भारत को इंडेक्स में 10% वजन दिया जाएगा और यह समावेशन जून 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 तक क्रमबद्ध तरीके से होगा। इससे भारत में वित्त वर्ष 2025 में लगभग $25 बिलियन आ सकते हैं। यह एक सकारात्मक कदम है। निकट समय में यह क्रूड प्राइस राइज और यूएस बॉन्ड यील्ड्स के राइज का असर हमारे रुपी और इंडियन बॉन्ड यील्ड्स पर कम करता है। यह इंडिया के फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी फाइनेंस करने में मदद करता है। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो आरबीआई और सरकार दोनों के लिए अब यह अनिवार्य हो जाएगा कि वह हमारी अर्थव्यवस्था जैसे कि इंपोर्ट बिल्स, फिस्कल डेफिसिट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करेंसी आदि पर विशेष ध्यान रखे, नहीं तो यह डॉलर वापस भी जा सकता है। बॉन्ड मार्केट कुछ हद तक इस डेवलपमेंट की उम्मीद करके बैठी थी, जिसके कारण अनाउंसमेंट के बाद भी हमें यील्ड्स ज़्यादा ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिए। यील्ड्स एक्चुअली अनाउंसमेंट से पहले ही थोड़े नीचे जा चुके थे। कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ते क्रूड ऑयल का दाम, कम घरेलू बचत, सामाजिक खर्च के प्रति केंद्र के बढ़ते झुकाव और बाहरी विकास की बाधाएं ऐसी बड़ी चिंताएं हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी घरेलू विकास की गति ठीक ठाक है। सरकार और आरबीआई दोनों ही महंगाई पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रहे हैं और अब तो डॉलर इनफ्लो का एक नया जरिया स्थापित हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो अर्थव्यवस्था एक बैलेंस्ड लेवल पर है।
पिछले महीने 10 ईयर यूएस ट्रेजरी के 50 बेसिस पॉइंट ऊपर जाने के बावजूद भी इंडियन यील्ड्स वहीं पर रहे। साथ ही साथ सितंबर के मध्य में निफ्टी 20,000 के उल्लेखनीय स्तर को पार कर लिया, लेकिन फिर थोड़ा नीचे गिरा। कुल मिलाकर यूएस इक्विटी के गिरने के बावजूद भी भारतीय शेयर बाजार थोड़े ऊपर ही गए और ऊपर टिके हुए हैं। महंगा मूल्यांकन भारतीय इक्विटी पर हमारी सतर्कता का सबसे बड़ा कारण है और ऐसे में उन सेक्टर्स या सेगमेंट्स को चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनका मूल्यांकन फिर भी थोड़ा ठीक ठाक हो। वर्तमान में हमें लार्ज कैप और कमोडिटी अभी भी उचित मूल्यांकन प्रदान कर रहे हैं, अन्यथा हमारा बॉटम अप स्टॉक चुनने पर फोकस रहता है। दूसरी बात, हालात अभी इक्विटी में निकट अवधि में सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रिटर्न का संकेत कर रहे हैं, जबकि बॉन्ड्स जो कि रिस्क फ्री है 7% से अधिक यील्ड्स दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड और सोने में डाइवर्सिफाई करना ही समझदारी होगी। इस महीने में इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।